नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग कक्षा 9 की जो पाठ 4 है जलवायु, उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तिका है उसके जो ये जलवायु पाठ है, भूगोल की, सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक अध्ययन की, उसमें हम जलवायु नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। आपको जैसे कि पता है कि इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन होता है। और भारत की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। इसमें हमने ये भी पढ़ा है कि किस प्रकार से तापमान में और वर्षण में हमें अंतर देखने को मिलता है। कि हमने भी देखा था कि गर्मी में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो हमने अक्षांश, देशांतर, ये सब आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये सब चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी चलते हैं, सीधे शुरुआत करते हैं कि जलवायु नियंत्रण की बात है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, जलवायु नियंत्रण में अक्षांश, तुंगता मतलब उसकी ऊंचाई, हाई एल्टीट्यूड, वायुदाब, एयर प्रेशर, एवं पवन तंत्र जो उसका विंड सिस्टम है वह। ठीक है, ये वायुदाब के साथ में ही आपको देखने को मिलेगा। समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ये टोटल आपके सामने टॉपिक्स है या कारक हैं, इनको हम पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। आपको पता है अक्षांश और देशांतर आपने 6th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। और आपको पता है कि जो विषुवत रेखा है, जो भूमध्य, जो वो रेखा, जो विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है, उसके आसपास का क्षेत्र, जिसमें कर्क रेखा और मकर रेखा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उन अक्षांशों पे सबसे ज़्यादा सूर्य का ताप पड़ता है। और जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो तापमान होता है वह घटता चले जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत व्रत से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जबकि कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता चला जाता है। एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। मतलब महासागरीय धाराएं, जो महासागर के अंदर जो धाराएं बहती हैं, ये भी समुद्र से तट की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं उनके साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित भी करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जल धाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। तो आपने देखिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जल धाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। ठीक है, वो जो जल धाराएं हैं वह उसको प्रभावित करेगी। वायु की दिशा से क्या होगा कि समुद्र तट से वह जल धाराएं भी टकराएंगी। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित है? विश्व के अधिकतर मरुस्थल, मरुस्थल मतलब डेजर्ट, उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर ही क्यों स्थित है? मतलब हर एक सागर के, आप ये कह सकते हैं कि पूर्वी भाग पे और
महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर मरुस्थल क्यों है? तो ये ज्ञात करना है, प्रश्न है, ठीक है। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों की पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। मतलब पर्वतों के पवन विमुख, जो पवन के विमुख होती है, वह ढालें अपेक्षाकृत क्या होती है, वह सूखी होती हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए अक्षांश है, जैसे अभी हमने बात करी है। तो कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरता है। मतलब जो पूर्वत है ये गुजरती है, वृत्त मतलब जो रेखा है, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के ऊपर कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषता उपस्थित है। ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड पड़ती है। जैसे अभी आपने देखा जलवायु के कारक में हमने देखा कि जो कि पूर्व से उत्तर से जो हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं हैं, साइबेरिया वगैरह से आती हैं, हिमालय पर्वत उसको रोक देता है और उसके कारण जो होता है मध्य एशिया की तुलना में भारत में जो ठंड है वह कम पड़ती है, ठीक है। वायुदाब एवं पवन, भारत में जलवायु से संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायुदाब एवं धातली पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध को उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी और विपक्षित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। कोरियोलिस बल क्या है, जरूर ये पढ़ना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो पृथ्वी घूमती है अपनी जगह पे, उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विपक्षित हो जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। विक्षेपित हो जाती है इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। अब आप समझ पाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, जो कि हवाएं हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिने और मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागर के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है।
तो अभी आपने कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली, जलवायु नियंत्रण के बारे में पढ़ लिया कि देखिए कि भारत को जलवायु प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आपने पढ़ लिया, अक्षांश, तुंगता, वायुदाब, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, अब हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋतुओं को पढ़ने से पहले हम लोग हमने कैरोली बल के बारे में बात की, हमने अन्य जो भी कारक है जलवायु कारक को उन्हें प्रभावित करने वाले जो भी कारक है, हाइट है, ठीक है, आपने उसमें ऊंचाई देखी है, उसके अंदर आपने अक्षांश देखा है, वायुदाब एवं पवन तंत्र देखा है, समुद्र से दूरी भी देखी, महासागर धाराएं देख ली, उच्चावच लक्षण देख लिए। ये सब इसके अंदर का पार्ट है। इससे पहले हमने ऑलरेडी इसका चैप्टर कर चुके हैं, जो कि इसके आगे का हमें दिखाता है, तो वो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आप प्ले बटन में भी आप उसको देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एंड में आपको बताऊं कि सहयोग मेडिटेशन के द्वारा आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, तो आप सहयोग मेडिटेशन कीजिए। इस समय 9th 10th और बड़े बच्चों को ज़रूर सहयोग मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि उनका माइंड पीस में और काम में जाएगा और वह शांतिपूर्वक अपने एग्ज़ाम को कर सकेंगे। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी वीडियो अगर अच्छी लगे ज़रूर आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा, प्यार दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा। हम क्या अपडेट कर सकते हैं इसका भी सुझाव बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक बहुत एक अच्छा कदम होगा, तो कृपया करके आप सुझाव भी ज़रूर दीजिए कि हम क्या क्या सुझाव कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक है, आप से नई वीडियो में मिलेंगे और इसको जो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिसमें वो ऋतुएं पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।